जब मैं गया था तो लोगों के हाथ में, लड़कों के हाथ में कराची में गन्स थी, अब गिटार्स हैं। तो दैट आई थिंक यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। मुझे भी डालें इसमें। मुल्क से बाहर जब ऐसी उम्र में चले जाओ तो एकदम से आप पेट्रियाटिक भी हो जाते हैं और मुसलमान भी हो जाते हैं। सबसे टका आइडिया आपको वहाँ है? तो एक लड़का है, मोहल्ले में लड़की शिफ्ट हुई है और उससे शादी का सीन है, लेकिन क्योंकि इतना आवारा है ये लड़का कि घर वाले कहते हैं इससे तो बिल्कुल ही नहीं करनी। तो वो कैसे अपने को प्रूव करके करता है कि मैं, जमील धेलवी इंग्लैंड से आए हुए हैं जिन्ना फिल्म करने, तो वो बैठे हुए हैं, शशि कपूर आए हुए हैं इंडिया से, वो बैठे हुए हैं, कभी उनसे मुलाकात हो रही कोई, तो इस तरह बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। तो मेरा शौक ये था कि जैसे ही लगता था बड़ा आदमी आ गया है, मैं फोन में कि क्या, क्यों गॉडफादर इतनी बड़ी फिल्म है, आप मुझे बताएं व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, ये लाइट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये क्यों। मैं इतना पूछता था कि कोई राइटर मिल गया, उससे पूछना शुरू कर दिया कि तो अशफाक साहब इतने बड़े राइटर क्यों हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से, प्री कैप से ये तो आप जान ही चुके हैं कि असफर अली का इंटरव्यू है ये। मैं एक हेड्स अप दे दूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी बातें सुनने में और मेरे लिए ये फ़ैन बॉय टाइप मोमेंट है। तो मेरा फोकस ये है इस इंटरव्यू में कि इनसे ज़्यादा बातें बुलवाई जाएँ जिसमें आपको और मुझे कुछ नई चीज़ें जानने को मिले। जो भी इनकी ऑडियंस है उनके लिए हम कुछ नया मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। बाकी इफ़ आई गेट कैरिड अवे और कुछ बातें रह जाए तो मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस ये होगा कि मैं इसमें स्ट्रेस ना लूँ और मैं ख़ुद इंजॉय करूँ, क्योंकि पहली बार मुझे ये ऑन कैमरा मिले और मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो देखते हैं कैसा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर, क्या कहते हैं, एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन एंड शोइंग अप। एक्चुअली मैं पहले ऑडियंस को मुखातिब करूंगा आपसे पहले, और मैं बताऊं कि एहसन यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने मुझे आके रिसेंटली अपनी एक छोटी सी, इन्होंने फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की और उसमें एक्टिंग भी खुद की। मैंने वो देखी और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार तो ज़बरदस्त एक्टर है, ज़बरदस्त एक्टर है ये। और मैंने ऐसे नेचुरल, ओरिजिनल, ऑर्गेनिक एक्टर्स बहुत कम देखे जो खुद होम ग्रोन होम बना के उन्होंने, हालांकि नापा गए थे ये नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद ये इतना सीख गए कि ये समझ गए कि इनको कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर नहीं, और किस तरह ओवर एक्टिंग क्या है और क्या चीज़ नहीं। मैंने वो देखा, अगर आपने नहीं देखी तो रावा एंटरटेनमेंट पर वो फिल्म है, ज़रूर देखें। उसका नाम क्या है? लॉकडाउन वेडिंग। लॉकडाउन वेडिंग नाम है उसका, वो देखें। उसमें एक्टिंग देखें, इज नॉट डूइंग व्हाट वी डू ऑन टीवी। ये डिफरेंट एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी और नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, गुड जॉब ऑन दैट। थैंक यू सो मच। लोग समझेंगे मैंने आपसे कहा था ये कहने के लिए। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत कम तारीफें करता हूँ लोगों की, तो मैंने आपकी इसलिए की है बिकॉज मुझे वाकई वो अच्छा लगा। अगर मुझे नहीं लगता ना, अगर अच्छा बाय द वे मुझे अगर लगता है कि बुरी एक्टिंग की है तो मेरी पहली चीज़ होती है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, बहुत ही बुरे एक्टर हैं, इनका काम मत देखें, मैं ये बोल देता। तो ये क्योंकि एक्टर अच्छे हैं तो इनको बोलना ज़रूरी है, वी शुड अप्रिशिएट न्यू पीपल। मीडिया में आने का सिलसिला कैसे बना? भाई देखिए, बात ये है कि मेरी तो पूरी फैमिली जो है, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा और पीछे जाएँ तो मेरे अम्मा के चचा यानी कि मेरे नाना, एक तरीके से ये सब का ताल्लुक जो है फाइन आर्ट से है। पेंटर्स, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर अब्बा थे और 100 पेंटर थे बड़े अच्छे, और वालदा भी पेंटर, बड़ी मशहूर इंटरनेशनल लेवल की पेंटर हैं। नाहिद रज़ा उनका नाम है, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। अली इमाम साहब जो अम्मी के चचा थे, उन्होंने पाकिस्तान में पहली आर्ट गैलरी जो है वो बनाई, और स्पेशली कराची में, और आर्ट को प्रमोट किया उस तरीके से, और बड़े बड़े आर्टिस्टों को लॉन्च किया। तो एक आर्टिस्टिक डीएनए में था, ऊपर से रुझान भी था। फिर दूसरी वजह ये सबसे बड़ी कि पढ़ाई में इतने बुरे थे कि आर्ट जो थी वो वाकई अच्छी लगती थी और नेचुरली आती थी। आपको भी वो वाला आर्ट, फाइन आर्ट समझ मेरा वो वाला आर्ट नहीं, मेरा ज़्यादा वैसे रुझान जो था वो ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ था। पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स और एडवर्टाइजिंग और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, और शॉर्ट फॉर्म में आइडिया को बना के अपना मैसेज लोगों तक। तो वो जब मैंने देखा कि इसका तो बहुत रुझान है इस तरफ, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम फिर ओ लेवल्स में आर्ट ले लो और इस तरह करके अपना एक बना लो। फिर वो उसमें अच्छे नंबर आ गए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स वहाँ इंग्लैंड में होती है, तो उसका एक छोटा सा कोर्स था जो उन्होंने ऑफ़र किया था। वो कोई साल डेढ़ का कोर्स था, साल का। तो उन्होंने कहा कि वो, मैंने उसकी अप्लाई किया तो वो उसमें एडमिशन हो गया। तो मैं इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। मेरी उम्र 19 साल थी, मेरे ख्याल 18 साल थी, ऐसी कुछ, बहुत छोटा था। और पहली बार अकेले रहने का बाहर मुल्क में सीन ऑन हो गया, बेसिकली सीन ऑन हो गया बेसिकली कराची के लड़के के लिए। तो हाँ, लौंडा गया कराची का और वहाँ जाके सीन ऑन हो गया। और उसके बाद वहाँ जाके एक कल्चर शॉक में फंस गया कि भाई एक तो बहुत ज़्यादा नंगापन चल रहा है, या तो बहुत ज़्यादा, ये तो बिल्कुल। अब वहाँ जाके होता एहसास ये हुआ कि
मुल्क से बाहर जब ऐसी उम्र में चले जाओ तो एकदम से आप पेट्रियाटिक भी हो जाते हैं और मुसलमान भी हो जाते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा, तो आप चीज़ों से रिफ्रेन करते हैं और आप, तो वो उसमें कुछ कल्चर शॉक में भी कुछ रहा, और तो बहुत कुछ सीखने को मिला एकदम से। लाइक ऐसे होता है खिड़की खोल दें, बहुत देर से बंद हो तो सब कुछ अंदर आ जाता है। तो भाई थोड़ा शॉक में चला गया कुछ दिनों के लिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं वहाँ से पढ़कर आया तो मेरा दिमाग काफ़ी जगहों से खुल चुका था। एंड आई केम बैक, और मैंने आके, एक दोस्त हमारी होती है जो अब वजात रऊफ़ की बेगम है, शाजिया वजात, तो वो मेरी उनसे दोस्ती थी बहुत पहले 94 में आई थिंक। तो उस वक्त तो शी सेट के तुम बाहर से पढ़कर आ गए, तो आई नो दिस पर्सन गज़नफ़र अली, वो लोगों को ना, नए लोगों को चांस देते हैं, तो तुम जाओ ना उनके पास। तो शाजिया की मैंने वो एडवाइस ली, मैं गया उनके पास। मैं हाँ इंडस, उस वक्त इंडस नहीं था, उस वक्त कंबाइंड प्रोडक्शन था। चैनल्स तो एक ही था, पीटीवी चैनल था बस। तो बल्कि एनटीएम भी एक चैनल था, जो ताहिर खान का, सीमा ताहिर का एनटीएम। तो वहाँ वो उस पर एक प्रोग्राम आता था, म्यूज़िक चैनल चार्ट्स। तो मेरा एक दोस्त है तलाल, डॉक्टर तलाल हो गए हैं वो अब। तो तलाल ने मुझे कहा कि यार ये प्रोग्राम देख, ये एक नई चीज़ बनी है पाकिस्तान में, तू तो था नहीं यहाँ पर, तो पीछे से ये हो गया, ये चेंज आया पाकिस्तान में। मैंने कहा वो क्या? देखा फ़ख्र आलम होस्टिंग कर रहे हैं और पता नहीं अजीब अजीब लोग, यंग बच्चे गिटार विटार ले गाने वाने बजा रहे हैं। वो मैंने कहा ये तो बड़ा फिट सीन है। आई रियलाइज़ कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। तो मैं फिर उनके पास गया, कंबाइंड प्रोडक्शन। तो गज़नफ़र साहब ने मुझसे पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क, वैसे बात करते कहते क्यों व्हाई, मतलब और भी जगह चले जाते हैं, पढ़ के आ गए हो बाहर से, तो मेरे पास क्यों? हाँ, तो मैंने कहा वो बिकॉज जब मैं गया था तो लोगों के हाथ में, लड़कों के हाथ में कराची में गन्स थी, अब गिटार्स हैं। तो दैट आई थिंक यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, मुझे भी डाले इसमें। उन्होंने कहा अच्छा बड़ा सोच रहा है, चल भाई काम कर। मैं कहा क्या करूँ? कहते हैं कब ज्वाइन करूँ? कहते हैं अभी से कर ले ज्वाइन, कर ले, जा काम कर। मैंने कहा हैं काम करूँ? मैं हैरान हो गया कि कैसे काम। तो फिर उन्होंने आवाज़ दी एक बंदे को, नजफ इब्राहिमी जो डायरेक्टर है, वो आए। यस सर। तो सर ने कहा कि ये हम इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने साथ लगा लो। दैट वाज माय फर्स्ट डे एट वर्क एंड सिंस देन आई नेवर लुक बैक, नेवर लुक बैक। और फिर अगर आपको क्लिप मिले मेरी शक्ल की तो मैं दिखाता हूँ, वो क्लिप का है। बनी का गाना उस ज़माने में बिल्कुल, जब मेरी फर्स्ट डे ऑन जॉब था तो मैं नेफ से मिला, यासिर अख्तर से मिला, और 2-3 लोग ऑफिस में थे उनसे मिला, और उन्होंने कहा कल शूट है, तुम कल शूट पे आना। मैं तो एक्साइटमेंट में पागल हो गया ना, जेलसी हो रही है मुझे आपसे, सीरियसली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा अच्छा कल शूट भी होगी, शूट पे जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ चलो चलो क्या करना है, वहाँ पहुँच जाना। तो मैंने कहा सुबह आना, कहने नहीं 4 बजे शूटिंग है, 4 बजे पहुँचना। मैंने कहा अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। हम पहुँचे वहाँ पर, तो यासिर अख्तर डायरेक्ट करा था, बनी का गाना था हो जाऊँगा दीवाना, और उसमें मॉडल थी एक, वो पिज़्ज़ा हट पे कोई काम कर रही होती है, मैनेजर होती है, क्या होती है, बनी जाए वो गिटार गाना गा रही होती है, हो जाऊंगा दीवाना यूं देखा तो नहीं, आंचल ना यूं घेरा हो, तड़पाओ तो नहीं। तो यासिर ने कहा कि ओ इधर ही बैठ जा, तू बैठ जा। मैंने कहा मैं क्या बैठ जा, मैं नया नया आया था। मैंने कहा मैं कैसे क्या करना है, मैंने कहा बैठ जा। मैं कैप पहना हुआ था, उसने कैप उल्टी कर लगवा दी मेरी, तो उसने सॉरी क्लीवेज आ गई। ओके 1 2 3। तो यासिर ने कहा कि तू बैठ, मैं बैठ गया। तो मैं बैठ गया, तो उसने वो मेरा शॉट ले लिया। तो ज़िंदगी में पहली अपीयरेंस कैमरे पे ये हो गई कि वो शॉट एक अजीब सा आ गया। मैंने कहा अच्छा चलो ये क्या करना क्या था उस शॉट में? कुछ भी नहीं, एक फूल रखा हुआ था और सामने कुर्सी खाली थी, मैं डेट का वेट करता हूँ तो फूल को देख के यूँ करता हूँ, बस ये शॉट था। एक और टेक दे जरा। वो उसमें देखना तो ज़्यादा बेहतर मैंने वहाँ किया था। हो जाऊंगा दीवाना यूं देखा तो नहीं। तो वो उसमें क्या था, वो मैंने कहा ये मैंने पूछा ऐसे से, मैंने कहा ये क्यों करवा रहे हैं, ये क्या होता है, कोई ढंग की चीज़ करवाओ। बिकॉज हर बंदा अपने दिमाग में हीरो होता है ना, क्या कोई ऐसी चीज़ करवाओ ना, कोई ज़रा यूँ वाली कि मैं लड़की को देख के यूँ कुछ कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं यही करो तो। मैं कहा ठीक है, मैं जो डायरेक्टर बोल रहा है वो कर देते, तो कर दिया। तो पहला एक्सपीरियंस एक्टिंग का हुआ। फिर इस तरह की बेशुमार शूट्स असिस्ट की, जाके देखा लाइन अप कर रहे हैं एक्टरों को, ये वो देख रहे हैं कैसे होती हैं चीज़ें। हालांकि मेरी एजुकेशन दी थी कि आई कुड हैव ईजिली गॉटन अ ग्राफिक डिज़ाइन जॉब एट अ वेरी गुड प्लेस, और आई कुड हैव कंटिन्यू डूइंग वर्क देयर। लेकिन मैंने चूज़ किया ये फील्ड बिकॉज मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। ग्राफिक में तो मूवमेंट नहीं है,
स्टैटिक है सारा कुछ, पोस्टर बनाना है या आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है। तो इवन एड कैंपेन जो बनती है उस ज़माने प्रिंट पे बहुत काम होता था, प्रिंट मीडिया पे, तो वो सब मुझे काफ़ी अच्छा आता था। बट आई फिगर्ड कि नहीं यार, ये ज़रा मूविंग विजुअल है, ये ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, कैमरा शैमरा लाइट्स ये वो, उसमें तो बहुत डिटेल है। तो मैं अट्रैक्ट हो गया इस काम से, मैं यही काम करता रहा। तो मैं 6 महीने ये काम किया एज एन असिस्टेंट ऑलमोस्ट। उसमें चाय लाना, कुछ भी करना, मेरे कोई ईगो नहीं थे। ये था कि जी अगर किसी ने कहा यार वो सेट पे खड़े में हीरो गाड़ी चला के अंदर आ रहा है, तो किसी ने कहा ओए ऐसा गाड़ी साफ़ कर दे, तो मैं था तो मैंने कर दी गाड़ी साफ़। उससे मुझे कोई इसका इशू नहीं था कि यार मैं बाहर से पढ़कर मैं गाड़ी साफ़ करूँ, ओए छोटे गाड़ी साफ़ कर, मैं खुद ही कर दी। स्पॉट करके हाँ नहीं, स्पॉट मैं था, स्पॉट मैंने कहा मैं एडी हूँ, मैं ही स्पॉट हूँ। फिर रात रात भर जागना, फिर वो लाइनअप बनाना, लोगों को, एक्टरों को फ़ोन करना, उनकी बातें सुनना, फिर उनके मसाइल बड़े होते हैं एक्टरों के, उस ज़माने होते थे कि मैं कल तो अवेलेबल नहीं हूँ, वो बहन की छोटी देवर की शादी है, उसमें जाना है। अबे तो भाई हमारा ड्रामा कौन करेगा, तो ये शादी, तो वो उसको कन्विंस करना कि प्लीज़ आ जाएँ, ये कर लें। फिर वो एक अजीब सा, उसमें आप सीखते बहुत हैं। फिर स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं तिया पाँचा वेल उसको बेसिकली ब्रेक डाउन बोलते हैं। स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन करना कि दिन के सीन कौन से हैं, रात के सीन कौन से हैं, वार्डरोब क्या होगी, अब कौन से सीन पहले करने हैं, किस लोकेशन के सीन है, एक घर है उसमें बेडरूम के कितने हैं, बालकनी के कितने सीन्स हैं, वो सारा जो होता है। तो उससे प्रोडक्शन का अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि कैसे होती है प्रोडक्शन, कैसे करते हैं हम लोग शूटिंग, कोई भी फिल्म बनती है कैसे बनती है। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त था। तो 6 मंथ्स के बाद जब मैंने काफ़ी ट्रेनिंग मेरी हो गई, तो मुझे अपना शो मिल गया एज अ प्रोड्यूसर, चार्ट शो। उसका नाम था वीडियो काउंटडाउन, वीसीडी बोलते थे ये उसको। चलता कौन से चैनल पे? ये चलता पीटीवी पे, बिकॉज म्यूजिक चैनल चार्ट बंद हो गया। जो एनटीएम चैनल था उसकी जगह टीवी ने टेक ओवर कर लिया, पीटीवी ने बना लिए, अपने चैनल्स बना लिए, और टीवी ने बोला कि ठीक है एक म्यूजिक शो अलाउ कर रहे हैं, तो आप म्यूजिक चैनल चार्ट्स का नाम चेंज करके यहाँ ले आएँ। तो वो शो मुझे मिल गया, उसकी मैंने पता नहीं 500 किस्तें बनाई। बहुत ज़्यादा, इतना तो हम यूट्यूब पे नहीं बना पा रहे। ये मतलब ऐसे कैसे मिल गया, कुछ तो हुआ होगा। मैंने परफॉर्मेंस बड़ी दी ना, मैंने एज एन एडी में मुझे मेरी प्रोग्रेस होती गई स्लोली, तो उसमें मुझे हिस्सा हो गया कि यार जो हमारे शो है उसके अंदर सेगमेंट्स भी रिकॉर्ड करने होते हैं, तो सेगमेंट्स तुम रिकॉर्ड करके दिखाओ। वो सेगमेंट आपको मिल वो गया मुझे मिल गया एज एज अ सेगमेंट प्रोड्यूसर, कि आपने जो करना है। जो करना करे ऑब्वियसली उसकी अप्रूवल होती थी कि 3 लोग बैठ के बोलते थे कि इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। तो मेरे नॉर्मली होते थे बड़े क्रिएटिव किस्म के, वियर्ड होती थी चीज़ें, मैं अनयूजुअल चीज़ें करता था। मेरे होता था कि यार बिल्डिंग की छत पे जाके वहाँ शॉट ले लें। मैं तो उस ज़माने में कैमरे को टेढ़ा करना इतना कॉमन नहीं था, या कैमरा गाड़ी पे बांध देना, गाड़ी चल रही है, वो कॉमन नहीं था। इस तरह की चीज़ें करना। कैमरे थे भी बड़े, कैमरे थे बड़े थे। दैट्स राइट, कैमरे बड़े बड़े भारी होते थे। फिर वो एक्सपेरिमेंटल शॉट्स बहुत करता था। उस शो का होस्ट कौन था, आप खुद थे क्या? नहीं, उस शो के मैं टीवी पे नहीं आया, मेरा शौक टीवी पे आने का था ही नहीं। मेरा शौक था मैं फ्रांसिस फोर्ड कोपला मैं तो वो था ना, डायरेक्टर बनने का शौक था। अच्छा, ये बात भी मुझे थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कंफ्यूजन है कि आपने अगर एज ग्राफिक डिज़ाइनर एजुकेशन ली और यहाँ पे आप इतने डेडिकेटेड एडी थे, ये वाला एडी तो तभी बन पाता जब उसने 10-15 साल फिल्म मेकिंग के ख्वाब देखे हो, मगर आपने वो ऑन स्पॉट ही ख्वाब देखा और आप इतने डेडिकेट, उसमें कहीं तो डायरेक्टर्स फॉलो किए होंगे ना आपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे? नहीं, मुझे हुआ ये, देखो इस तरह हुआ कि मैंने डायरेक्टर्स फॉलो नहीं किए, लेकिन मैंने आर्टिस्ट, पेंटर्स जो होते हैं, इसमें रेनेसांस के जो पेंटर्स हैं, माइकल एंजेलो वगैरह जितने भी, अब डिविंची, इनका मैं फ़ैन था। अच्छा। फिर मुझे बचपन से जो इन्वेंटर्स होते हैं, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन है या थॉमस एडिसन, या थिंकर्स होते हैं जो इन्वेंट करते हैं चीज़ें, उनसे इंस्पायर्ड था। मुझे पसंद थे वो कि यार ये कैसे बना दी किसने कोई चीज़, ऐसी चीज़ बना दी जिससे बल्ब बना दिया, इससे ज़िंदगी भर चल रही है। यार ऐसा बनना है ज़िंदगी में, ऐसा कोई चीज़ बना दो जो बाकी इंसानियत के भी काम आए, आपके भी काम आए। सोच कॉन्स्टेंटली बचपन से ये थी। जब बड़ा हुआ तो मैंने पेंटर्स को देखना शुरू कर दिया, बिकॉज आर्ट पढ़ता था। फिर जब पढ़ने गया स्कूल में तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ा, तो उसमें समझ में आया कि अच्छा इस डिविंची क्यों मशहूर था, उसने क्या ऐसी हरकत की जिससे आर्ट ही बदल गया। माइकल एंजेलो ने क्या किया, इससे वो स्कल्पचर बदल गया, चीज़ें बदल गई। फिर जब मॉडर्न एरा के पेंटर्स पढ़े, पिकासो, मटीस वगैरह, इस तरह के बड़े बड़े पॉल क्ले, इन लोगों को पढ़ा तो समझ में आया कि अभी तो बहुत ये तो प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो एक अलग दुनिया है। अगर आप चाहें तो किसी भी फील्ड में एक नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं, आप भी इन्वेंटर बन सकते हैं। ये सोच आ गई। फिर उस सोच के बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि मैं ये जो मेरी सोच है, ये इस काम में बिल्कुल ठीक है, यहाँ मैं ये सोच अप्लाई कर सकता हूँ। मैं जब ये कुछ नया करूँगा, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मुझे खेलने के लिए। सेगमेंट बनाऊंगा, सेगमेंट तो सेगमेंट में कुछ डिफरेंट कर देते हैं यार। ऐसा सेगमेंट बनाओ कि लोग बोले अब ऐसे ही बनना चाहिए सेगमेंट। ये जो एक कीड़ा था ना मेरे अंदर, ये मैंने कीड़े इस तरह के जो है वो पाले हैं, तो मैंने वो आज तक हैं, वो
वो कभी भी नहीं छूटे वो। लेकिन उस टाइम तक डिड यू हैड फिल्म मेकर्स इन माइंड, मतलब आपने ऑब्वियसली जिस तरह मैं पेंटर्स को पढ़ता था या उनसे इंस्पायर होता था, वैसे ही फिर मैंने डायरेक्टर्स, जब मैं इस फील्ड में डायरेक्टर्स देखना फिर शुरू आपने किया, शुरू किया फिर देखना? एंड देन आई सॉ फिल्म्स एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये फिल्म अच्छी क्यों है, गॉडफादर की तारीफें क्यों करते हैं इतनी। तो मैं फिर 3-3 घंटे, उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था, वरना आप 2 सेकंड में गॉडफादर, व्हाई इज गॉडफादर सो गुड करके देख लेते। यूट्यूब टॉरेंट भी नहीं था, कुछ नहीं डाउनलोड भी था, नहीं कर सकते थे। अबे कुछ नहीं था। 94 में कंप्यूटर भी होता था कि पूरे ऑफिस में एक है, अकाउंटेंट हटेगा तो मैं कुछ उस पर करूँगा, वो ये वाला हाल था। और गेम भी बहुत थे, वो आते नोकिया में स्नेक टाइप गेम थे, तो इस तरह कंप्यूटर में गेम थे कि बटन दबाओ तो वो गोली मारेगी स्पेसशिप, ऐसे तो गेम्स थे। तो ये तो हाल था, कंप्यूटर इतना पाकिस्तान में तो वैसी चीज़ें लेट आती हैं। तो एनीवे, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये फिल्म्स, हाँ, तो मैंने वो ये देखा कि यार ये तो नहीं, कहाँ थी बात, कंप्यूटर वाली बात थी, हाँ। तो मैंने कहा मैं इसके कैसे देखूँ, तो मैंने फिल्में देखना शुरू की। फिर मैंने जो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि क्योंकि हमारा ऑफिस जो था कंबाइंड प्रोडक्शन, और गजनफर साहब जो थे, उनके पीटीवी के ज़माने के बहुत दोस्त, शेख मंसूर, ये इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे पाकिस्तान के, वो उनसे मिलने आते थे, उनके घर पे दावत होती थी, तो वहाँ पर बड़े जमील धेलवी इंग्लैंड से आए हुए हैं जिन्ना फिल्म करने, तो वो बैठे हुए हैं, शशि कपूर आए हुए हैं इंडिया से, वो बैठे हुए हैं, कभी उनसे मुलाकात हो रही, कोई, तो इस तरह बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। उसमें ईमान असलम एक थे जो उनके दोस्त थे, वो आया करते थे दफ्तर, ऑफिस आते थे। तो मेरा शौक ये था कि जैसे ही लगता था बड़ा आदमी आ गया है, मैं फ़ोन में कि क्या, क्यों गॉडफादर इतनी बड़ी फिल्म है, आप मुझे बताएं, व्हाट इज़ दिस, ये क्या होता है, ये लाइट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये क्यों। मैं इतना पूछता था कि कोई राइटर मिल गया, उससे पूछना शुरू कर दिया कि तो अशफाक साहब इतने बड़े राइटर क्यों हैं। अब ये सवाल होते थे मेरे। तो उनका जो फीडबैक होता था ना, दैट यूज्ड टू बी लाइक पर्ल्स ऑफ विजडम, ज़बरदस्त बात होती थी, वो क्या क्या बातें करते थे, तो मेरा दिमाग उस तरह खुलता रहता था, किसी की कोई बात याद है टॉप ऑफ योर हेड? जमील धेलवी से मैंने कहा कि सो मैं चाहता हूँ मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँ। कहने लगे, सर शिटी जॉब। बस स्टूडियो की सुनते रहोगे, सर शिटी जॉब। और नहीं थी, मतलब घर में बैठे थे दावत में, बाद में उसे बहुत सारी बातें बोली कि अच्छा क्यों बना चाहते हो क्या, लेकिन जो पहला उनका रिस्पॉन्स था शिटी जॉब। मैंने कहा शिटी क्या बोल, तो इस तरह की चीज़ें हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड वो क्यों बोलते हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो बट फॉर मी इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट वे कि मैं चाहता था कि और गाइडेंस मिले, लोगों से सीखूं, समझूं, पूछ लूं जो पूछना है, निचोड़ लूं एक बंदे को, तो बहुत क्वेश्चन पूछा था। सही सही। तो चार्ट शो से आगे फिर क्या बात है? अब वीडियो काउंट डाउन करता रहा बहुत साल तक, वो करता रहा, बीच में मुझे थैंक्स टू गजनफर साहब अगेन, बिकॉज मेंटोर जब मिल जाता है आपको तो वो फिर आपको पॉलिश करता रहता है। तो उन्होंने पाकिस्तान का पहला, उनको भी मेरी तरह वाले शौक थे कि पहली हर चीज़ उन्होंने कर दी, पहला म्यूज़िक शो, पहला कुकिंग शो, पहला सोप ओपरा, पहला, उन्होंने बहुत सारे फर्स्ट्स किए, पहला इंडस विजन पहला चैनल, पहला म्यूज़िक चैनल इंडस म्यूज़िक, उन्होंने बहुत चीज़ें की इस तरह, पहला कुकिंग चैनल, उन्होंने सब किए थे ये चीज़ें। तो मैं उनके क्योंकि साथ ही था, आई वाज विद हिम ऑल द टाइम एंड आई वाज हेल्पिंग हिम एंड आई वाज पार्ट ऑफ हिज कंपनी। तो उन्होंने मुझे बोला मैं कुकिंग शो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम डायरेक्ट करोगे। अबे मुझे तो कुकिंग शो का अलिफ बे नहीं पता, खाना भी पकाना नहीं आता, मैं तो किचन में, मैं तो वो घर में लड़का हूँ ना कि अंडा ले आओ और ये ले आओ, मैं तो कुछ किचन में जाने का मूड ही नहीं है। तो कहने लगे कि पॉटलक शो है, पॉटलक, और वो होस्ट करेंगी सलमान अहमद, गिटारिस्ट है ना जुनून के, उनकी बेगम समीना अहमद। वो मैंने कहा ये तो अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, वो डॉक्टर थी, समीना डॉक्टर, तो वो डॉक्टर है, और वो इतनी मज़े की थी, एनर्जेटिक थी कि वो एज अ होस्ट ज़बरदस्त होस्ट थी। तो पॉटलक प्रोग्राम बना एंड गौतम साहब सेड कि तुम इसको डायरेक्ट करोगे, एंड आई हैड नो क्लू ये कैसे, मैं तो म्यूज़िक प्रोग्राम करता था। तो वो ऑन द जॉब अपनी दिमाग लगा के मैंने 2-3 एपिसोड बुरे बना के तीसरा सही बना लिया कि अच्छा ऐसे बनेगा, इसमें इसकी ये साइंस होती है। ऑब्वियसली लॉट ऑफ गाइडेंस देयर, वो देखते थे कि क्या कर रहे हो, ये नहीं करो, एडिटिंग पे बोलते थे ये क्या बकवास शूटिंग की है, कैमरा हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको तो ये खाने का शॉट है, टॉप लोग है, यहाँ से ये क्यों पेंदा क्यों नज़र आ रहा है, गंदा लग रहा है इसको, ऑल दी लिटिल डिटेल्स। तो म्यूज़िक शो में क्या होता है, कोई ऐसा रूल्स नहीं होते, लेकिन कुकिंग शो एक प्रॉपर शो है, डिज़ाइन शो होता है, तो आपको वो करना पड़ता है। फिर वो मल्टीपल कैमरा शो था, उसमें स्विचिंग होती थी कि अभी कैमरा 1 चाहिए, अब कैमरा 2 चाहिए, लड़की बोल रही तो कैमरा 2 पे आएंगे, खाना पकाना चमचा हिला रही तो आप दिखाएंगे, या कोई चीज़ डाल रही तो आप कैमरा 1 दिखाएंगे जो यहाँ लगा हुआ है। फिर शॉट ऐसा बनाओ कि वो कैमरा फ्रेम में ना आए, तो ऊपर लेके जाओ, जूम करके उसको, अभी टेक्निक्स है ना, तो ये सब सीखने को मिला ऑन द जॉब, और वो मल्टीपल कैमरा शूट्स थी, तो वो आसान नहीं था। कितने एपिसोड किए उसके आपने? उसके कोई 39-40 एपिसोड्स किए। ये वीकली शो चलता था? वीकली, लेकिन उसी के साथ सर ने एक और भी शो दे दिया, कहने लगे एक ये उस ज़माने में ना फीडबैक शो होता है, लेटर्स पढ़ने वाला, तो बहुत से खत आते थे, लिटरली होता था कि एक बोरियां भर के आते थे खत हमारे प्रोग्राम वीडियो काउंटडाउन के।
तो बोरियां हम लोग ऑफिस में उल्टी करके निकालते, तो एक पहाड़ बन जाता था बोरियों का। अब वो सबके बेचारा सबने दिल से खत लिखे हुए होते थे, तो हम अब क्या सब पढ़ें बैठ के, तो कैसे निकालें सबकी किसी की। ऐसे वो नहीं था कि आप यूट्यूब पे कमेंट्स आ गए, नीचे 5 लाख कमेंट्स आ गए, 5 लाख कमेंट्स पढ़ना शुरू नहीं कर पढ़ दिया, सकते आप। नहीं पढ़ सकते ना। तो ये वाला हाल हो गया कि अब वो इतने सारे कमेंट्स आ गए, अब क्या करें क्या करें। अच्छा, और सब होस्ट के लिए हैं, आपके लिए पर्सनली तो कोई भी नहीं है, तो इंटरेस्ट भी नहीं है। अब वो वहाँ करता था हाथ डाल के, अब एक मुट्ठी भर के निकालता था बहुत सारे, कहता आज ये पढ़ेंगे भाई। फिर मैं कैसे लगा कि भाई आज ये एडी को दे दिया, असिस्टेंट को बोला ये पढ़ेंगे आज ये पढ़ेंगे। उसने खोल के बेचारे ने पढ़े, उनके पॉइंटर्स बनाए, हाईलाइटर से हाईलाइट किए, फिर हमने होस्ट को दिए, उसको रिहर्सल करवाई। तो बीच में हफ्ते में एक शो भी करता था, तो एक हफ्ते में पॉटलक होता था, उसी के नेक्स्ट डे ये आपकी फरमाइश, प्रोग्राम का नाम था आपकी फरमाइश, वो करता था, और साथ में वीडियो काउंटडाउन करता था। तो ये 3-3 शोज एक हफ्ते में मुझे वीडियो खुद काउंटडाउन करने। का होस्ट कौन था? माया खान भी थी, सिद्रा जहीर भी थी, कोमल रिजवी भी थी, जोएला भी थी एक ज़माने में। फिर एक लड़का हमने रखा जिसका नाम था, अब उसका नाम उस वक्त भी डीनो था, अभी भी डीनो है। सब लड़के हमारे पास से बहुत निकले, अलग है, ये सब वहाँ से होकर आए। सब वहाँ से होकर आए। डीनो तो फर्स्ट डे था, डीनो फर्स्ट डे आया, खड़ा हुआ तो खालिद अनम का इज़ साला है ना, खालिद अनम का तो इज़ वाइफ्स ब्रदर। तो खालिद अनम ने बाबा जी को बोला कि गजनफर साहब को बोला कि यार आई थिंक इज़ गॉट स्पंक है, चेक करें। छोटा था डीनो बहुत, तो सर ने मुझे बुला लिया कि भाई ये आया है, चेक करो। मैंने ऑडिशन किया, कहा ठीक है, इज़ गुड, बोल लेता है। डीनो खुश हो गया, फिर हम डीनो को बुला के खड़ा कर दिया कैमरे के सामने, चलो करो। फिर डीनो ने करना शुरू, उसने 3-4 शोज मेरे साथ किए। फिर आई थिंक वी मूव्ड ऑन टू अ डिफरेंट शो, जो लड़का था तैमूर, उसको मिला हुआ था, तो वो डीनो के पास, डीनो वहाँ चला गया था। बट डीनो स्टार्ट ऑफ विद अस। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, भूल भी रहा हूँ, कुछ लोग और भी थे। अमान एक लड़का था, अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, 1-2 और थे। मैंने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया कैमरे के सामने आके होस्टिंग कर लूँ, ओके। कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं किया, एस्पिरेशंस नहीं थे यार। शेक्सपियर ने कभी खुद तो एक्टिंग नहीं की ना यार। हाँ। स्पीलबर्ग खुद तो नहीं खड़े हो गए ना करना, हम तो ये सोच के आए थे ना कि हम स्पीलबर्ग हैं, हम थोड़ी सामने एक्टिंग करेंगे, हम तो करवाएंगे। हम तो स्टार मेकर हैं, ये था ना। तो उसमें कैसे हम खुद खड़े हो जाते। फिर जमाना चेंज हो गया। फिर इस पे आ जाते हैं कि क्यों किया वो acting? टाइम जब आया, जब आप फाइनली कैमरा के सामने आए, एंड दैट द शो दैट चेंज योर लाइफ फॉरएवर, सब सेट है। सब सेट है। उससे पहले हाउ डिड इट हैपन? ओके, व्हाट हैपेंड वाज दैट ऑब्वियसली मैंने इंग्लैंड में 1 साल ही पढ़कर आया हुआ था, तो मुझे था कि यार मैं बाकी भी चीज़ें कर लूँ और पढ़ लूँ। तो मैं जब 3-4 साल ये कर लिया एट कंबाइन, पॉटलक और ये सब चीज़ें मैंने कर ली, मेरा हाथ ना रवां हो गया। तो फिर मैं चला गया फ्लोरिडा, मियामी, अमेरिका, पढ़ने के लिए, मज़ीद पढ़ने के लिए। आई फिगर्ड कि यार ये अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है और उम्र भी कम है, तो आई कैन स्टडी, अभी टाइम है। मुझे ऐसा हो रहा है आपसे बहुत ज्यादा, प्लीज कंटिन्यू। मतलब मियामी, लंदन और बनता है ना? बनता है। मियामी वाकई वो जगह है हाँ। जहाँ पर सबको जाना चाहिए, स्पेशली साउथ बीच पे, तो वहाँ तो बहुत अरसा गुजारा है। सो नहीं, पहला वाला असर छोटा था। हाँ मतलब आप ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ के आए, तो हाँ 3-4 साल हाँ लोकल पाकिस्तानी इंडस्ट्री में खप लिया, उसके बाद फ्लोरिडा। हाँ, मैं चला गया। और मुझे उसमें ये भी था कि जो मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में, उस कॉलेज की शर्त ये थी, प्री रिक्विजिट ये था कि अगर आपने कहीं जॉब की भी है या वर्क एक्सपीरियंस है, ओनली देन वील गिव यू अ प्लेस इन द कॉलेज। उसका था ही ये क्राइटेरिया, ये था। तो वहाँ मैं जब मैं गया अमेरिका में पढ़ने उस कॉलेज में, तो वहाँ पर सारे वो थे लोग जिनका पास मुझ जैसा एक्सपीरियंस था, जो यंग एज में हाफ वे थ्रू एजुकेशन काम करना शुरू कर दिया लोग। अब नाउ दे वांट टू कंटिन्यू। तो कुछ लोग बड़ी उम्र के भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरी ही उम्र के थे। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज आइडियाज़ बाउंस ऑफ करना और चीज़ें करना। उस कॉलेज ने मुझे सिखाया कि एक आइडिया को पॉलिश करके या मैन्युफैक्चर करके एग्जीक्यूट कैसे करके अवाम तक कम्युनिकेट कैसे करते हैं कि वो पहुंच जाए उन तक, और जो आप बात करना चाह रहे हैं वो समझ में आए। वो उसने मुझे सिखाया कॉलेज ने। सबसेट का आइडिया आपको वहाँ है? वहाँ मैं एक रेस्टोरेंट अमेरिका में, डेनीज होता है, 24 आवर्स खुला होता है, वो वहाँ पर स्टेक मिलती है, सस्ता खाना होता है, इतना महंगा है। वहाँ पहुँच गया, मैं स्टेक मंगवाते थे, हम स्टेक खा रहे हैं, तो मैंने आइडिया, यार एक कहानी बनाते हैं कराची के ऊपर, कराची की कहानी दिमाग में, कराची बनाते हैं, एक लड़का है, मोहल्ले में लड़की शिफ्ट हुई है और उससे शादी का सीन है, लेकिन क्योंकि इतना आवारा है ये लड़का कि घर वाले कहते हैं इससे तो बिल्कुल ही नहीं करनी, तो वो कैसे अपने को प्रूव करके करता है कि मैं, तो एक टेलीफिल्म दिमाग में आई। तो मेरा रूममेट था मंसूर, उसको मैंने आते ही सुनाई कि यार ये मैंने कहानी डेनीज में सोच ली है, तो मेरी मर्जी की कहानी लग रही है, ये बनाएं, ये प्रोड्यूस करें पाकिस्तान चल के। क्योंकि मेरा भी ख़त्म हुआ था, इसका भी ख़त्म हुआ था कोर्स, दोनों बस पाकिस्तान आने वाले थे, एक आध 6 महीने में, 5 महीने में। तो उसने कहा चल पाकिस्तान जाके, हमने प्लान किया होता पाकिस्तान के प्रोडक्शन कंपनी खोलेंगे, जो बच्चों के प्लान्स होते हैं वो हमारे भी थे।
तो हमने ये डिज़ाइन किया कि ये करेंगे। तो फिर मैं कहा नाम क्या रखेंगे इसका, कहानी अच्छी बन गई है, इसका नाम क्या रखेंगे, थी वो टेलीफिल्म। तो कहता तो हर बोलता था सब सेट है ये रख दे। सोचता रहा मैं सब सेट है कैसा नाम है, किसी आप ने बोलते रहते थे? हाँ बहुत बोलता था। जनरली बोलते हैं आप हाँ, ऐसे। लोग इसे बोलते हैं ना, और क्या हाल चाल है? क्या सब सेट है? सब सेट है, हाँ। तो सब सेट में इतना बोलता था, उसने कहा ये सब सेट है नाम बुरा नहीं है। मैं कहा सही कह रहा है यार, बिकॉज मंसूर का बहुत इनपुट था उस टेलीफिल्म में, कहानी के अंदर यूँ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैंने वो कहानी लेके मैं पाकिस्तान 6 महीने वापस आ गया। अब मेरे दिमाग में कहानी चल रही है, वापस मैं गया अपनी कंबाइन से, तो मेरे वो ताल्लुकात थे उधमपुर साहब से, तो मैं लेके कहानी का पहुँच गया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये क्या है, क्या टेलीफिल्म बनाओगे, टेलीफिल्म क्यों बनाओगे, सीरीज़ बनाओ, ये क्या बात हुई, ये वो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं सोचने पड़ गया कि तो सीरीज़ कैसे बनाएंगे, टेलीफिल्म है ये तो ख़त्म हो जाएगी एक फिल्म, इसको चॉप करके सीरीज़ कैसे बनाएंगे, समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा ऐसे करते हैं, कुछ करते हैं। तो 6 महीने निकल गए इसी शशोपंज में। फिर मुझे मिला मानी, एहसन रहीम का फ़ोन आया। अच्छा, वो आइडिया उस वक्त फिर रुक गए? रुक गया था वो 6 ओके, महीने के लिए, ठीक है। बिकॉज मैं लेके तो आइडिया बाहर से, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं तो उसको कल्टिवेट होते होते ना एक सर्टन टाइम, फसल कटने में टाइम लगता है ना, ऐसे बीज लगाएंगे कल तो दरख्त नहीं उग जाएगा, तो वो पकना शुरू होता है अपने टाइम पे ही होता है हर चीज़ ऑटोमेटिकली। कुछ उसमें लक का भी होता है, उसमें कुछ नेचर का भी, यूनिवर्स का भी होता है, उसमें कुछ चीज़ें आपकी अपनी भी कोताहियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलके तो एक प्रोजेक्ट बनता है, स्पेशली द वंस जो इतने बड़े हो जाएं। तो उसमें वो ये इसकी कहानी है कि एहसन रहीम का दिन फ़ोन आया कि यार वो ये लड़के हैं 2, मुश्तबा और मानी, तो ये कुछ लिखते रहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, मेरे तो किसी काम के नहीं आ रहे, तो तू देख ले, तू शायद संभाल ले, तू देख ले कुछ काम आए तो। ये आए। हाँ, आपने एक जगह कहीं बोला है किसी इंटरव्यू में कि एहसन रहीम ने बेसिकली इन्हें मेरी तरफ ऐसे ही मतलब डिस्ट्रैक्ट किया था कि यार इनको ले जा। हाँ, उसने कहा अबे बहुत भाई तंग कर रहे हैं, हर बार रोज आए थे, इनका क्या करना है। और वो जो चीजें लेके आ रहे थे वो एहसन के काम की इसलिए नहीं थी, बिकॉज एहसन वाज ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। वो कुछ और बनाता था ना, यूज्ड टू मेक एड्स एंड म्यूजिक वीडियोस। तो इसका ये तरीका नहीं था कि कहाँ इनको ये कहानी लिख रहे हैं, कहाँ फिट करूँ मैं इनको। हाँ। फिर फैसल क्रेशी उसके पास ऑलरेडी था एज अ राइटर, तो ही डिड नॉट रियली नीड स्केचेस वगैरह। एग्जैक्टली, सो ही फिगर्ड कि यार मैं तो, इसने कहा असफर करता था कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें यहाँ भेज देता हूँ, और ये हम लोग करते थे, मैंने बहुत लोग भेजे आगे पीछे, तो जो आपके काम नहीं आप आगे भेज देते हैं, आगे चलो उसको इस्तेमाल। तो मानी आगे, तो मैंने देखा कि तो बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, तो वो लिख के मैंने इनको बताया ये कहानी है, चलो उसको डायलॉग भरना शुरू करते हैं हम। मैंने स्टोरी बना ली है, स्क्रीन प्ले बना हुआ है, अब डायलॉग, अब ये बेचारे डायलॉग भर भर के लेकर आए और मैं वो फाड़ दूँ कि सही नहीं है। 17 बार लिखवाया मैंने, नहीं 17 बार, पहला एपिसोड 17 एपिसोड नहीं, पूरी टेलीफिल्म 17 बार लिखवाई मैंने इनसे, बिकॉज बाबा जी ने कहा था कि इसको एपिसोड में कर दो, मैंने कहा नहीं हम टेलीफिल्म ही बनाएंगे, हमें नहीं पता हम बनाएंगे टेलीफिल्म, हमने इस तरह 6 महीने बाद आपने इन दोनों से भी टेलीफिल्म ही लिखवाई? बिकॉज गुस्सा, हम तो अड़ियल भी तो हूँ ना कि नहीं यार टेलीफिल्म सोचिए वो बनाएंगे, ये क्या सीरीज क्यों बना दें, ये तो आइडिया सही नहीं है। अब उस वक्त दिमाग जो कह रहा था, तो इनसे मैं 17 बार लिखवाया बेचारों से। उसमें ये चारों कैरेक्टर्स थे या कुछ और था? नहीं, वो फिर जब वो सीरीज में कन्वर्ट हुआ, और कैसे हुआ कि वो मानी और ये लिखते तो बीच में एकदम से इंडस विजन खुल गया। अच्छा। जब इंडस विजन खुला तो मुझे उसकी रेलेवेंस नजर आई कि वो क्यों कह रहे थे कि इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दो। तो मुझे समझा कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी अगर इसको हम सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने फिर वापस ड्राइंग बोर्ड पे गया और मैंने कहा अब छोड़ दे, अब इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये पहली किस्त में ये होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगी किस्त, सेकंड में ये होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो बाय टाइम वी डिड अबाउट 9वीं एपिसोड तक पहुँचे, तो मैंने कहा अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे पूरे एपिसोड। फिर मैंने लिखना बंद कर दिया 9th एपिसोड के बाद। ये शूट की बात कर रहे हैं? हाँ, सबसेटे जब स्टार्ट हुआ था तो हमने एपिसोड लिखते थे हम बैठ के, तो मैं वो फॉलो ही नहीं करता था, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होती थी मैं फॉलो नहीं करता था। मैं कहता इसको चेंज कर दो, तुम ये बोल दो, अच्छा तुम ये बोल दो, तुम ये बोल दो। अब सीरीज का गो हेड आपको मिल गया था आसानी से? वो तो कितने एपिसोड लेकर गए थे आप? नहीं, मैंने तो वो इस्तानी होता था पहले, होता था कि असफर को बुलाओ, बोलो सीरीज कर दे बस। ट्रस्ट था ना, इतना अरसे काम किया बस। हमला हुआ, कभी कोई अटैक हुआ? उनको पता 2 बजे लड़के नीचे आ जाएंगे, तो 2 बजे रेडी खड़े हुए थे। फिर हमने को देखा कि 200 लौंडा बाइकों पे, गाड़ियों में डंडे और गन्स। और जब मानी कराची एयरपोर्ट पे जहाज लैंड हुआ, उसका फोन ऑन हुआ, उसने दस्ती मुझे फोन किया, उसने कहा असफर ये बंदा जहाज में भी मुझे तंग कर रहा है। हमने को तकरीबन 500 लौंडा एयरपोर्ट में अंदर कर दिया, सिक्योरिटी आ गई, ASF वाले आ गए। मायने मेरी तरफ देखा कि मैं आ गया हूँ, तो मायने मुझे इशारा किया, मैंने कहा तू उसको बाहर ले एक बार। माई ने पता नहीं क्या किया, उसे बैग उतारा, माई ने उसको मारा, उसने कुछ दी होगी गाली वाली। ऐसी चीज़ों पे बात करने में मज़ा आता था जिन पे कोई बात नहीं कर रहा। जैसे कि आर्मी।
जैसे कि अल्ताफ हुसैन, मानियो मुझे दोनों को दो बड़ी फिक्रें थी। एक ये था कि डरते नहीं थे, दूसरा फिक्र पाकिस्तान की बहुत थी। लड़कियां डांस पार्टी में जाती हैं, इसकी बात क्यों नहीं होती? हम करेंगे इसकी बात। हमने खुद देखा, हम डांस पार्टी में लड़की मिनी स्कर्ट पहने घूम रही है, एक नहीं 6 लड़कियां घूम रही मिनी स्कर्ट। पाकिस्तान कल्चर ही नहीं है, हालांकि हमें पसंद आ रहा है। मेरा नाम है असफर अली और आज मैं रावा एंटरटेनमेंट पे एहसन के कहने पे इंटरव्यू देने आया। उन्होंने मुझसे बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करवाई हैं और मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि ये वाली पोर्शन निकाल देना, वो पोर्शन निकाल देना, और ये कह रहे हैं कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट अब साइन कर लिया, अब तो कुछ निकलेगा नहीं। तो यार जो मैंने बातें की, जिन लोगों की बुराइयाँ की हैं और जिन लोगों की अच्छाइयाँ की हैं, जो भी मैंने किया है प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। और अगर आपने गाली देनी है या आपने तारीफ़ें करनी है तो इससे बेहतर सब्सक्राइब करें चैनल को यार, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और लाइक का बटन है उसको दबाएँ, एक थम्स डाउन भी है वो भी दबा सकते हैं।